हमारे स्टूडेंट्स हैं ये किस प्रकार से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें। तो अब नेट की इंपॉर्टेंस केवल आपके लेक्चरशिप के लिए नहीं है, मॉनेटरी मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन। ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही आपकी हेल्प नहीं करता, वहां तो मस्ट है ही है। नेट और जेआरएफ में बेसिकली अंतर क्या है? तो क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए थे? क्राइटेरिया को लेके बहुत ज्यादा डाउट्स आता है। और उसके बाद एक कट ऑफ आएगा जो कि आपके पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी होगी। Hello everyone, a warm welcome to you all on our UGC Net channel of Utkarsh Classes. So students, आरंभ है प्रचंड और आज है हमारा वेरी फर्स्ट एपिसोड ऑफ द नेट टॉक्स। तो स्टूडेंट्स, ये एक स्पेशल इनिशिएटिव है जो कि उत्कर्ष क्लासेस के द्वारा लिया जा रहा है, जहां पर हम हमारे इंडिया के एस्टीम्ड यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस से जो बड़े महान दिग्गज हैं, जो प्रोफेसर्स हैं, एक्सपर्ट्स हैं, उन्हें हम इनवाइट कर रहे होंगे और उनके साथ हम लगातार आपके यूजीसी नेट, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, एसोसिएट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरीज हैं, आपके जो भी डाउट्स हैं, उन सभी पे चर्चा कर रहे होंगे ताकि आप लोगों को एक बर्ड्स आई व्यू मिल पाए एग्जैक्टली रिगार्डिंग द एंटायर सिनेरियो ऑफ हायर एजुकेशन इन इंडिया। सो स्टूडेंट्स, आज हमारे फर्स्ट एपिसोड में हमारे साथ हैं प्रोफेसर डॉक्टर अश्विनी कुमार मलिक सर जी। सो वेलकम सर जी। थैंक यू मैम, थैंक यू वेरी मच। So students, he has been the former professor and HOD in the Department of Psychology in the Jai Narayan Vyas University, Jodhpur. साथ ही साथ students, Professor Sir has also been the former dean in the Faculty of Arts, Education and Social Sciences also. इसके अलावा students, आप लोगों के अलग अलग states के जो Public Service Commission के interviews होते हैं, चाहे हम MPPSC की बात करें, RPSC की बात करें या आपके UPPSC की बात करें, सभी के एस्टीम्ड इंटरव्यू पैनल्स में सर एक हिस्सा भी रह चुके हैं। साथ ही साथ सर आपका जो रिसर्च वर्क है वो साइकोलॉजी में है। सो इट्स ग्रेट टू नो कि सर का जो रिसर्च वर्क है साइकोलॉजी में, उसे अमेरिकन एक्सपर्ट डॉक्टर हाथवे द्वारा कमेंट्स और इवैल्यूएट भी किया गया है। सो सर, शुरू करते हैं हमारे डाउट्स के साथ। सो जैसा कि हमारे शो का नाम ही है द नेट टॉक्स, सो सबसे पहले हमारे स्टूडेंट्स जानना चाहते हैं कि एग्जैक्टली यूजीसी नेट क्या है, इसकी प्रिपरेशन क्यों करनी चाहिए एंड व्हाट इज द स्कोप एज वेल एज द रेलेवेंस ऑफ यूजीसी नेट इन द हायर एजुकेशन सिनेरियो ऑफ इंडिया। थैंक यू वेरी मच मैम, आपने मुझे इतने अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया। मैं आपके इस प्रयास को, एफर्ट को अप्रिशिएट करूंगा, क्योंकि आज हमारे स्टूडेंट्स जो हैं उनको नेट के बारे में बहुत सारे कंफ्यूजन है। नेट क्या है, किसे देना चाहिए, क्यों देना चाहिए, इससे क्या होगा, क्या मिलेगा। उसके लिए जो ये शो आपने आज टॉक शो रखा है, इसके लिए मैं उत्कर्ष और आपकी पूरी पूरी प्रशंसा करूंगा कि इससे हमारे बहुत सारे युवाओं को आज बेनिफिट होगा। बिल्कुल। सो सर, व्हेन वी टॉक अबाउट द डाउट्स एंड द क्वेरीज ऑफ आवर एस्पिरेंट्स, तो सबसे पहले अगर हम देखें तो हमारे भारत के लाखों करोड़ों ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि आए दिन एक अच्छी रिनाउंड यूनिवर्सिटी या कॉलेज में प्रोफेसर बनने का सपना बुनते हैं, और ये जो सपना है, ये जो जर्नी है, ये शुरू होती है असिस्टेंट प्रोफेसर से। सो स्टूडेंट्स, अगर हम देखें तो ये जो हमारे स्टूडेंट्स हैं ये किस प्रकार से यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें, और हम कह सकते हैं कि क्या वो जर्नी होगी या क्या रेलेवेंस है नेट का जिससे ये लोग अपनी असिस्टेंट प्रोफेसर की ड्रीम को फुलफिल कर सकते हैं। मैं अपने सभी विद्यार्थी जो भी मुझे इस समय देख रहे होंगे या सुनेंगे, उन सबका पहले तो वेलकम करूंगा और उनको ये कहना बताना चाहूंगा कि नेट का इंपॉर्टेंस क्या है और नेट क्यों। एक्चुअली नेट की शुरुआत 1989 में फर्स्ट टाइम हुई, जब यूजीसी ने तय किया कि जो भी असिस्टेंट प्रोफेसर या टीचिंग जॉब में आना चाहते हैं यूनिवर्सिटीज के अंदर, कॉलेजेस के अंदर, उनको एक टेस्ट, एंट्रेंस टेस्ट देना पड़ेगा। उस एंट्रेंस टेस्ट का पर्पस ये था कि पहले केवल मेरिट के बेस पर इंटरव्यू होता था और हर विश्वविद्यालय, यूनिवर्सिटी अपना इंटरव्यू करके लेक्चरर्स को, असिस्टेंट प्रोफेसर को सिलेक्ट करती थी। अब उन्होंने, यूजीसी ने सोचा कि हमारे पास एक स्टैंडर्ड होना चाहिए ताकि जो विश्वविद्यालय, कॉलेजों में पढ़ाने वाले हमारे विद्यार्थी हैं वो एक प्रतिमान स्टैंडर्ड को मीट आउट कर सकें। तो उन्होंने एक टेस्ट इंट्रोड्यूस कर दिया जिससे कि क्वालिफाई करने के बाद आप एलिजिबल हो जाते हो किसी भी यूनिवर्सिटी, कॉलेज में फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। तो इसके कारण जो है यूजीसी का ये नेट आया।
अब इस नेट के अगर मैं स्कोप की बात करूं, मैं तो विद्यार्थियों से ये भी कहना चाहूंगा कि ये जो नेट है, ये केवल असिस्टेंट प्रोफेसर तक ही आपकी हेल्प नहीं करता, वहां तो मस्ट है ही है। इवन जो बच्चे एस्पिरेंट है यूपीएससी के, आईएएस के एग्जामों के, उनके लिए भी जो नेट है, ये अपने आप में बहुत बड़ा बोon है, बहुत बड़ा वरदान साबित होता है। क्यों? नेट के अंदर आपके 2 पेपर होते हैं। एक पेपर होता है जो आपका रिसर्च मेथोडोलॉजी और टीचिंग एप्टीट्यूड का होता है कि आप में टीचर बनने का एप्टीट्यूड है या नहीं है, दैट इज फर्स्ट पेपर। सेकंड पेपर जो होता है वो आपका सब्जेक्ट का होता है, जो बहुत एग्जॉस्टिव होता है। और जब आप आईएएस का एग्जाम देते हैं, तब भी आपको एक सब्जेक्ट लेना पड़ता है। फिलॉसफी, साइकोलॉजी, ज्योग्राफी, पॉलिटिकल साइंस, हिस्ट्री, व्हाटएवर यू वांट, वो आपको लेना पड़ेगा। जो बच्चा नेट की तैयारी करके क्वालिफाई किया है, इसका मतलब यह है कि उसने आईएएस का भी वो सिलेबस कवर कर लिया। तो मैं तो ये कहूंगा कि अगर एक बच्चा नेट देता है, तो ना केवल वह यूनिवर्सिटी और कॉलेज टीचर के लिए एलिजिबल होता है, वो अपनी यूपीएससी की तैयारी को भी और धार देता है। धार मीन्स अपने आप को और अच्छा बनाता है, क्योंकि इतना एग्जॉस्टिव पढ़कर आया होता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो सर जैसे हमने देखा कि यूपीएससी एस्पिरेंट्स के लिए भी बहुत ज़्यादा एसेंशियल है ही नेट। बिल्कुल। लेकिन सर हमारे वो कैंडिडेट्स जो स्पेसिफिकली रिसर्च फील्ड में जाना चाह रहे हैं, तो रिसर्च फील्ड में और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं, उनको यूजीसी नेट और यूजीसी नेट जो अपनी जूनियर रिसर्च फेलोशिप देता है, तो वो किस प्रकार से उनको हेल्प आउट करेगी? देखिए मैडम, ऐसा है कि पहले पीएचडी का सिस्टम ये था कि आप बिफोर आई एम टॉकिंग करीब 10 टू 15 इयर्स बैक, तो उस समय सिस्टम ये था कि डिपार्टमेंट में पोस्ट सीटें होती हैं। एक जैसे एक हर यूनिवर्सिटी का अलग-अलग है, कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। जैसे एक प्रोफेसर 8, एसोसिएट प्रोफेसर 5, असिस्टेंट प्रोफेसर 3, ये फिक्स्ड होता है कोटा। किसी यूनिवर्सिटी में 12 है, अलग, दैट डिपेंड्स ऑन द वेर कोई यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस है। उस पर कोई सरकारी बंधन नहीं होता कि आपको नॉर्म लागू करना है। अब उसके तहत जहाँ सीट खाली होती थी, जो बच्चे एमए पास कर चुके होते हैं या एमकॉम या एमए जो भी आपका फैकल्टी है, वह टीचर को अप्रोच करते थे और वो टीचर जो प्रोफेसर है, वो उनको अपने अंडर पीएचडी के लिए ले लेता था। तो पहला मैं अगर मैं ये कहूँ, पहले पिक एंड चूज़ भी चलता था कि मैं इंटरेस्टेड हूँ भाई आपको कराने में, मैं हाँ भरूँगा, मैं इंटरेस्टेड, मेरे फील्ड के आप नहीं हैं। तो मैं कह दूँगा मैडम ये मेरा फील्ड नहीं है, जैसे मैं साइकोलॉजी का हूँ, तो मेरा फील्ड मान लो क्लिनिकल है, आप करना चाहती हैं इंडस्ट्रियल में, तो मैं कह दूँगा मैम सॉरी मैं इंडस्ट्रियल नहीं करवा सकता, मैं तो क्लिनिकल एरिया में करवाऊँगा क्योंकि मेरा अपना रिसर्च वो है। उसके बाद यूजीसी ने क्या किया कि पीएचडी के लिए उन्होंने एक एंट्रेंस टेस्ट लगा दिया। वो एंट्रेंस टेस्ट हर विश्वविद्यालय अपना-अपना करवाएगा। हर विश्वविद्यालय अपना-अपना करवाएगा। जैसे राजस्थान में मैं कहूँ, जोधपुर जय नारायण व्यास यूनिवर्सिटी अपना करवाएगी, राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर अपना करवाएगी, मोलार सुखाड़िया यूनिवर्सिटी अपना कराएगी, दिल्ली यूनिवर्सिटी अपना करवाएगी। वो उसके बेस पर मेरिट बनाते थे और बच्चों को पीएचडी के लिए एनरोल करते थे। उसके बाद यूजीसी ने ये उनके दिमाग में आया कि ये उनका थॉट प्रोसेस चला कि क्यों नहीं हम एक कॉमन एंट्रेंस टेस्ट कर दें? वरना हर बच्चे को, अगर मान लीजिए किसी बच्चे ने जोधपुर यूनिवर्सिटी का एग्जाम दिया है, तो वो केवल पीएचडी एलिजिबल फॉर ओनली एंड ओनली जोधपुर। वो राजस्थान में रहते हुए भी जयपुर नहीं कर सकता। वो राजस्थान में रहते हुए उदयपुर नहीं कर सकता। तो इसलिए अब यूजीसी ने इस साल से ये किया, पिछला एग्जाम हो भी चुका है, कि पीएचडी अगर आपको करना है, तो आपको वो भी नेट के थ्रू करना होगा। अब अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, अपने रिसर्च के कैरियर को आगे बढ़ाना चाहते हैं, तब भी आपको नेट पास करना होगा। तो अब नेट की इंपॉर्टेंस केवल आपके लेक्चरशिप के लिए नहीं है, ये इवन पीएचडी के लिए भी आपको नेट करना कंपल्सरी हो गया है। अब अगर आप नेट क्वालिफाइड हैं, तो आपके लिए ऑप्शन है, अगर मान लीजिए आप जयपुर में सीट खाली है, आप जयपुर में करें, उदयपुर में खाली, इंदौर में खाली है, आप इंदौर जाकर करें, आप थ्रू आउट इंडिया कहीं भी जाकर कर सकते हैं। तो अब इसलिए आपने जेआरएफ की जो बात पूछी, नेट में 3 कट ऑफ आएंगे। एक कट ऑफ होगा जेआरएफ, वो हायर होता है, उसके बाद में फॉर असिस्टेंट प्रोफेसर, और उसके बाद एक कट ऑफ आएगा जो कि आपके पीएचडी के लिए एलिजिबिलिटी होगी। तो कहने का मतलब है कि अगर हम अपना कैरियर टीचिंग के अलावा रिसर्च में भी बनाना चाहते हैं, तो हमें नेट तो अब पास करना होगा ही होगा। तो नेट के अलावा हमारे पास कोई अल्टर नहीं है। अगर मैं हायर एजुकेशन में एंटर करना चाहता हूं या रिसर्च फील्ड में
एज ए रिसर्च साइंटिस्ट बनना चाहता हूं और तो मुझे नेट तो पास करना होगा ही होगा। सो स्टूडेंट्स, आप लोग इतना तो समझ ही चुके हैं कि नेट इज द नीड ऑफ द आवर, और इसी कारण से हम लोगों ने आप लोगों के लिए लॉन्च किया है द नेट टॉक्स। सो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमारे प्रोफेसर सर ने हमें बताया कि नेट बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो चुका है, साथ ही साथ सबसे खास बात यह है कि नेट में अगर आप लोग जेआरएफ का कट ऑफ लेते हैं तो आप लोगों को प्रॉपर फाइनेंशियल सपोर्ट होगा आप लोगों की पूरी रिसर्च जर्नी के लिए। सो जैसा कि हम सब जानते हैं कि जैसे ही आप लोग जेआरएफ क्रैक करते हैं तो जेआरएफ का अमाउंट भी अब रिसेंटली गवर्नमेंट ने इंक्रीज किया है सर। पहले जेआरएफ के अंदर अगर आप क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपको बहुत अच्छा फाइनेंशियल सपोर्ट मिलता है, जिस पे आपको किसी पर डिपेंड नहीं। मैं तो ये कहूंगा कि अगर आप ढंग से चलो तो आप सेव भी कर सकते हो। बिल्कुल सर। एट प्रेजेंट यूजीसी ने जो जेआरएफ क्वालिफाई होगा उसको दे रहे हैं 37,000, जो कि आपके पहले 2 साल के लिए एलिजिबल होगा। उसके बाद नेक्स्ट 3 ईयर आपको एसआरएफ मिल जाएगी, सीनियर रिसर्च फेलो, जो होगी आपकी 42,000। अब इस 37 और 42 के इन एडिशन आपको हर साल एक अच्छा कंटीजेंसी अमाउंट मिलेगा। कंटीजेंसी मींस जहां आप बुक्स परचेज कर सकते हैं, जहां आप ट्रेवल कर सकते हैं, आप जाना चाहते हैं सेमिनार अटेंड करने, आप कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं, तो आपको अपनी जेब से पैसा नहीं, यूजीसी उस कंटीजेंसी में आप अपना ट्रेवल टीएडीए लीजिए। आप अपनी लाइब्रेरी बनाना चाहते हैं, बुक्स लेना चाहते हैं, आप बुक्स लीजिए। आपको कुछ छोटा इंस्ट्रूमेंट लेना है तो आप उसको परचेज कर सकते हो। प्लस इसके साथ साथ आपको हाउस रेंट भी मिलता है। तो वो एचआरए जो है वो आपको मिलेगा सिटी वाइज। जैसे अगर आप दिल्ली, कलकत्ता, बॉम्बे मेट्रोपॉलिटन की बात करें तो वहां 30% है। उसके बाद छोटे सिटी में आते हैं तो आपको 20% है। अब आप सोचिए, हैंडसम अमाउंट ऑफ द स्कॉलरशिप प्लस कंटीजेंसी प्लस हाउस रेंट, तो ये अगर आप जोड़े तो आपको 50,000 के ऊपर करीब करीब पड़ता है। तो कहने का मतलब आप पीएचडी करते हुए आपको अपने पेरेंट्स के ऊपर फाइनेंशियली डिपेंड होने की आवश्यकता नहीं है। आप क्लियर कट अपने से लीजिए और अपने पीएचडी को करिए। और इसके साथ देखिए, जब हमें फाइनेंस मिलता है तो फाइनेंस डजंट मीन कि मैं केवल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट होता हूं। इट गिव्स मी ए मॉरल बूस्ट। ये मेरे अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस पैदा करता है कि मैं इतनी अच्छे स्कॉलरशिप के साथ अगर मैं पीएचडी कर रहा हूं तो कल मैं लेक्चरर, असिस्टेंट प्रोफेसर भी बनूंगा। तो ना केवल फाइनेंशियल प्लस साइकोलॉजिकली जो हमें बूस्ट मिलता है इंटरनली, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल। सो सर, मॉनेटरी मोटिवेशन इज द बेस्ट मोटिवेशन, और स्टूडेंट्स जो हैं वो बेसिकली अपनी रिसर्च जर्नी को बहुत इजीली कर सकते हैं बाय क्रैकिंग नेट और जेआरएफ। मैं मैडम आपको बताऊं, अब तो यूजीसी ने इतना बढ़िया कर दिया। मैं भी जेआरएफ हूं, पर हमारे टाइम में जेआरएफ कोई एंट्रेंस टेस्ट नहीं होता था। आई एम टॉकिंग अबाउट द 76 74, उसका मैं बात कर रहा हूं। उस समय मेरिट से लिमिटेड, जैसे हमारी यूनिवर्सिटी को 2 मिला। बच्चे हंसेंगे सुनकर, उस समय जो हमें जेआरएफ मिलता था, फर्स्ट ईयर 400, फिर सेकंड ईयर से 500, और कंटीजेंसी होती थी 1500, 1500 रुपए कंटीजेंसी होती थी। और वो भी इतना हो जाता था कि उस समय में कॉस्ट बढ़ती है, उस समय कॉस्ट कम थी तो सफिशिएंट हो जाता था। फिर यूजीसी ने धीरे धीरे इसको बढ़ाया, और जो जेआरएफ आपका है, ये जेआरएफ यूजीसी ने एक्चुअली शुरू किया था इन द ईयर 1996। 1989 में नेट शुरू किया, जेआरएफ किया 1996 में। वहां पर उन्होंने फर्स्ट 2 इयर्स में 31,000 और आफ्टर 2 इयर्स 35,000। फिर जैसे जैसे इंडेक्स बढ़ता है, कॉस्ट बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है, अब रिवाइज जैसा मैंने अभी बताया वो हो गया 37,000 और 42,000। तो कहने का मतलब एक हैंडसम आपको मॉनेटरी हेल्प भी मिलता है, जिससे आप इंडिपेंडेंट होकर अपने रिसर्च को पूरा कर सकते हो। बिल्कुल। और सर, हमारे जो स्टूडेंट्स हैं उसमें उनको क्राइटेरिया को लेके बहुत ज़्यादा डाउट्स आता है। जैसे यूजुअली अगर हम देखते हैं तो जितनी भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, चाहे हम नेट की बात करें, असिस्टेंट प्रोफेसर की बात करें, तो यूजुअली हम देखते हैं कि मास्टर्स में 55% जनरल या ओपन कैटेगरी के लिए रिक्वायर्ड होते हैं। तो सर, अक्सर स्टूडेंट्स कन्फ्यूज हो जाते हैं कि हम एमए में फर्स्ट ईयर में हैं या हम एमकॉम में फर्स्ट ईयर में हैं, या हमारा अभी प्रीवियस ईयर चल रहा है, तो मैम क्या हम लोग अपीयर हो सकते हैं कि नहीं, क्या हम लोग फॉर्म भर सकते हैं कि नहीं? तो इस डाउट को सर हमारे स्टूडेंट्स को आप क्लियर कर दीजिए। देखिए, नेट का क्वालिफिकेशन पोस्ट ग्रेजुएशन है, एमए है। एमकॉम, एमए, एमएससी, अगर आप लॉ में जाएंगे तो एलएलएम, ये है।
लेकिन यू कैन अपीयर इन द इवन वेरी फर्स्ट ईयर। आपको पहले साल से ही आप देने के लिए फ्री हैं। कंडीशन ये है कि अगर आप मान लीजिए आप इतना बढ़िया करते हैं, आपकी इतनी अच्छी तैयारी है, आप फर्स्ट ईयर में फर्स्ट अटेम्प्ट में क्लियर कर लिए, आपको विद इन 2 इयर्स अपनी पोस्ट ग्रेजुएशन डिग्री लेनी होगी। तो मैं तो यहां पर बच्चों से कहूंगा, क्योंकि नेट का एग्जाम साल में 2 बार होता है, जून और दिसंबर में होता है। मैं तो अपने विद्यार्थियों को यहां पर यह कहना चाहूंगा कि आपको अपनी नेट का एग्जाम पहले ईयर से ही, फर्स्ट सेमेस्टर से ही देना शुरू कर देना चाहिए। क्यों? फर्स्ट सेमेस्टर में जब आप एग्जाम देते हो तो आपको एक्सपोजर मिलता है कि पेपर कैसा होता है, क्या तैयारी करनी है। और अगर आप फर्स्ट ईयर से, फर्स्ट सेमेस्टर से शुरू कर देते हो तो कोई कारण नहीं कि आप फर्स्ट या सेकंड अटेम्प्ट में क्लियर ना करो। मैं ऐसे मैडम हजारों बच्चों को जानता हूं, मेरे कई स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने फर्स्ट सेमेस्टर में एग्जाम दिया और फर्स्ट सेमेस्टर में उन्होंने अच्छी तैयारी की और क्रैक कर लिया। तो इसलिए इसमें कोई भ्रांति नहीं है, कोई कंफ्यूजन नहीं है। आप अपने एमए के एडमिशन के साथ तैयारी करिए और उसके जैसे, मैं कई बार जो यूपीएससी में बच्चे अपीयर होते हैं, अब यूपीएससी में आपका एलिजिबिलिटी का क्या क्राइटेरिया, मिनिमम ग्रेजुएशन। तो मैं तो उनको बच्चों को भी कहता हूं कि आप फर्स्ट ईयर से तैयारी शुरू करो। अगर फर्स्ट ईयर से मैं तैयारी शुरू करता हूं तो मेरी तैयारी 3 साल में एक अच्छी साउंड तैयारी हो जाती है। तो इसलिए मेरा यहां पर कहना ही बच्चों को ये होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर से ही क्योंकि अगर आपको अपना कैरियर ऑप्शन तो डिसाइड करना होगा कि मेरे फर्स्ट प्लान जो है वो रिसर्च और टीचिंग है या यूपीएससी है, और यूपीएससी के साथ भी नेट जो है, मैंने उसकी इंपॉर्टेंस शुरू में बताई। तो इसलिए फर्स्ट सेमेस्टर से ही बच्चा नेट की तैयारी कर सकता है और एग्जाम भी दे सकता है, और 2 साल के अंदर उसको अपना पोस्ट ग्रेजुएशन पूरा करना होगा। बिल्कुल, तो सर दैट मीन्स प्रीवियस वाले भी आराम बिल्कुल, से श्योर, फॉर्म भर नो के प्रॉब्लम अपना एट ऑल, दे बिल्कुल सकते दे हैं। सकते हैं और देना चाहिए। मैं तो कहूँगा शुरू ही वहीं से करना चाहिए। यस, यस सर, मैंने भी अपने एक्सपीरियंसेस शेयर किए हैं। जैसा कि हम देखते हैं यूजुअली कि बहुत ज़्यादा इन डेप्थ एग्जामिनेशन होता है। जैसे फॉर एग्जांपल मेरा बैकग्राउंड हिस्ट्री है, तो सर हिस्ट्री में जो यूजीसी नेट का लेवल होता है, तो कई बार ऐसा होता है कि कैंडिडेट्स नेट तो क्वालिफाई कर लेते हैं बट जेआरएफ के लिए उनको बहुत टाइम लग जाता है। और सर अब तो धीरे-धीरे लेवल और इंक्रीज़ हो रहा है, यूजीसी बहुत नए प्रकार के क्वेश्चंस भी ऐड ऑन कर रहा है। तो सर आपको क्या लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनका नेट क्वालिफाइड है बट स्टिल दे आर टारगेटिंग फॉर जेआरएफ, तो सर उनके लिए क्या मूल मंत्र होना चाहिए? देखिए, नेट और जेआरएफ में बेसिकली अंतर क्या है? जो टॉप 10% आते हैं, उनको जेआरएफ मिलता है। जी। बाकी एलिजिबल हो जाते हैं फॉर द असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। यस सर। यूजीसी में या जो पहले अगर हम देखें, तो ये पेपर जो है ऑब्जेक्टिव होता है, बिल्कुल। जिसमें एमसीक्यू कहते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, 4 ऑप्शन होते हैं। आज से 10 साल पहले 4 क्वेश्चन आंसर होते थे, आप 1 टिक करते थे। तो उसमें क्या होता था, सम टाइम हिट एंड ट्रायल मेथड, कि तुक्का लग गया, उसको राइट हो गया। अब क्वेश्चन का पैटर्न यूजीसी ने बदल दिया। यूजीसी क्या, सबने। अब जो आपके क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको कुछ क्वेश्चंस मिलेंगे जिसमें 4 अल्टरनेट होंगे, उन अल्टरनेट्स को आपको सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद आपको अब क्वेश्चन आते हैं असर्शंस। असर्शन का मतलब होता है, आपको 2 स्टेटमेंट दे दिए जाएंगे, स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2। नीचे ऑप्शन क्या होगा कि फर्स्ट स्टेटमेंट इज करेक्ट, दूसरा क्या होगा, ओनली सेकंड इज करेक्ट, तीसरा बोथ आर करेक्ट, फोर्थ बोथ आर इनकरेक्ट। अब इस क्वेश्चन का आंसर आप कब दे सकते हो? ये क्रैमिंग से, रटने से नहीं आएगा। इस क्वेश्चन का आंसर हम तब दे सकते हैं जब हमारे बेसिक्स अपने सब्जेक्ट के क्लियर होंगे। क्लियर, तो बेसिक्स क्लियर करने के लिए आपको इन डेप्थ तैयारी करनी होगी, जो आपको किसी किसी मेंटरशिप में करना चाहिए, क्योंकि बुक्स पढ़ने के से आपको कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। एक तो क्वेश्चन ये आने लगे, दूसरा क्वेश्चन ये आने लगे कि जहां पर आपको आपकी सब्जेक्ट की एप्लीकेबिलिटी, आपको उसको एप्लीकेशन कैसे करना है, उसको कैसे आप क्वेश्चंस आएंगे, कैसे उसको आप इंप्लीमेंट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं, साइकोलॉजी के अंदर हम बिहेवियर थेरेपी की बात करते हैं, और उसमें एक थेरेपी आती है, इसमें कहते हैं एवर्शन। उसमें हम नॉक्शियस स्टिमुलस के द्वारा आपकी हैबिट्स को छुड़वाते हैं, और इसको हम यूज करते हैं फॉर द ड्रग एडिक्ट्स, फॉर द एल्कोलाइट्स, जो अल्कोहल ज्यादा लेते हैं, जो सिगरेट स्मोकिंग ज्यादा करते हैं। अब वो पेशेंट मेरे पास आया, अब सिगरेट स्मोकिंग छोड़ना चाहता है, तो मैं उसको कहूंगा कि किसी को एकदम कह दो कि सिगरेट स्मोकिंग छोड़ दो, बुरा है, कोई भी नहीं छोड़ेगा, क्योंकि पॉसिबल ही नहीं है। अब हम उसको कहते हैं कि नहीं, यू स्मोक, लेकिन आप सिगरेट पियोगे, जो केस है वो मैं दूंगा। वो ऐसा एक बॉक्स होगा
जिसको खोलने के लिए आपको एक बटन को पुश करना होगा, और जैसे बटन को पुश करते हैं आपको इलेक्ट्रिक शॉक लगता है, हल्का सा सेंसेशन होगा, और ये शॉक नोबडी लाइक्स, कोई भी, ये अनप्लेजेंट स्टिमुलस है। अब आपने एक बार खोला, शॉक लगा, आपने हाथ को विड्रॉ किया, अब आप बार बार करोगे तो आप उसको धीरे धीरे उससे दूर जाओगे। अब मैं सवाल क्या पूछूंगा कि अगर मैं सिगरेट स्मोकिंग हैबिट छुड़वाना चाहता हूं तो कौन सी कंडीशनिंग या कौन सा लर्निंग का प्रिंसिपल लागू होगा? Will it be assertive? Will it be token economy? और will it be aversion? तो आंसर क्या हो गया? aversion। अब ये सवाल क्या हुआ? एप्लीकेशन का हो गया। अब ये कब जवाब दोगे? जब आपको क्लियर होगा कि एवर्शन है क्या चीज। तो एप्लीकेशन पर सवाल आने लगे। अब सवाल आने लगे जब मैच द फॉलोइंग, आपको 4 इधर आ गए, 4 इधर आ गया। अब उनको आपको मैच करना है कि फर्स्ट के साथ यहां कौन जाएगा, सेकंड के साथ कौन जाएगा, थर्ड के साथ कौन जाएगा। अब बच्चों को कई बार कंफ्यूजन क्या होता है मैडम कि मैं डेफिनेशंस, बच्चा रट लेता है, रट्टा मारा और बस उसके लोग बता कहते हैं कि आप इसके 2 एक वर्ड्स पिक कर लो और उससे आपको आइडिया लग जाएगा कि डेफिनेशन किसकी है। जैसे पर्सनालिटी की डेफिनेशन की बात करें तो पर्सनालिटी ऐसा वर्ड है जिसको डिफाइन करना बड़ा मुश्किल है, लेकिन आल्पोर्ट एक साइंटिस्ट हुए, साइकोलॉजिस्ट हुए, जिन्होंने डिफाइन किया। वो कहता है पर्सनालिटी इज द मैं बच्चों को डेफिनेशन से सवाल बताने की कोशिश कर रहा हूं। उनका पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दो साइकोफिजिकल सिस्टम्स विद इन द इंडिविजुअल विच डिटरमिन हिज यूनिक एडजस्टमेंट विद द एनवायरमेंट। अब बच्चा क्या करता है, डायनेमिक वर्ड पकड़ लिया, एडजस्टमेंट पकड़ लिया, कि जहां डायनेमिक और एडजस्टमेंट होगा वो आलपोट है। अब हमने क्वेश्चन पूछने का पैटर्न बदल दिया। अब हम क्या करेंगे, कहेंगे अकॉर्डिंग टू आलपोट पर्सनालिटी इज द डायनेमिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ दोस डैश। क्लियर, आगे डेफिनेशन पूरी। अब इस डैश में क्या आएगा, नीचे मैं अल्टरनेट क्या दे दूंगा, साइको बायोलॉजिकल, साइको सोशल, साइको फिजिकल। अब जिस बच्चे ने साइको फिजिकल का मीनिंग समझा है वह ठाक उसको करके क्रैक कर जाएगा। तो कहने का मेरा मतलब है कि अब जो पेपर का स्टाइल है वो क्रैमिंग वाला नहीं है, वो आपकी अंडरस्टैंडिंग वाला है, और उस अंडरस्टैंडिंग के लिए आपको अपनी कंसेप्ट क्लैरिटी करनी होगी, और जिसके लिए एक मेंटरशिप आपको चाहिए, तब आप अच्छे से इन एग्जामों को दे सकते हैं। अब आपने नेट क्वालिफाई कर लिया, असिस्टेंट प्रोफेसर क्वालिफाई हो गए, ये आपका थ्रू आउट द लाइफ है। लेकिन अब बच्चे को ट्राई करना चाहिए नेक्स्ट टाइम हायर के लिए, ताकि मैं जेआरएफ आ जाऊं। बिल्कुल। तो सर कुल मिला के एक बहुत अच्छा कंक्लूजन हमें मिला है कि स्टूडेंट्स शुड बैलेंस द फैक्ट्स एज वेल एज द कॉन्सेप्ट्स। जब आप लोग फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स को बैलेंस करके चलेंगे, जैसा कि हम लोग हमेशा सर इनको क्लासेस में भी समझाते हैं, तो बहुत इजीली आप लोग अपने फर्स्ट अटेम्प्ट में ही जेआरएफ को क्रैक कर सकते हैं। तो सर ये तो एक चीज़ है, लेकिन इसके अलावा बहुत ज़्यादा क्यूरियोसिटी रहती है स्टूडेंट्स के बीच कि जब फाइनली हम असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाएंगे या हमें कहीं पे गेस्ट फैकल्टी मिल जाएगी तो क्या एक्सपोजर होगा, क्या हमारे एक्सपीरियंसेस होंगे, या सर जैसे हम आपकी जर्नी की बात करें तो क्या ऐसे चैलेंजेस थे जो आपने फेस किए थे? आपने मैडम बड़ा टफ सवाल मेरे से पूछ लिया, मेरे खुद के एक्सपीरियंसेस पूछ लिए। आपके क्वेश्चंस के 2 पार्ट हैं। पहला पार्ट तो ये है कि बच्चा जब असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है या गेस्ट फैकल्टी का कंफ्यूजन क्या है और स्कोप क्या है। यूनिवर्सिटी के अंदर जो आपको पहला अपॉइंटमेंट मिलता है वो मिलता है असिस्टेंट प्रोफेसरशिप। आज असिस्टेंट प्रोफेसरशिप में जो बेसिक सैलरी प्लस डीए प्लस हाउस रेंट, ये जब आपको मिलता है इट गोज अराउंड 1 लाख। ये 1 लाख के आसपास करीब टच कर जाता है। पहले की जर्नी जो हमारी जर्नी थी, उस समय प्रमोशन स्कीम बाद में आई। पहले प्रमोशन स्कीम्स इन जनरल नहीं थी। आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के बाद, पहले एक्चुअली लेक्चरर कहते थे। पहले जो कैटेगरी थी, जो नॉमेनक्लेचर था, लेक्चरर, रीडर एंड प्रोफेसर। नाउ लेक्चरर इज रिप्लेस्ड बाय असिस्टेंट प्रोफेसर, रीडर इज रिप्लेस्ड बाय एसोसिएट प्रोफेसर, और प्रोफेसर इज प्रोफेसर, और प्रोफेसर इज द हाईएस्ट पोस्ट इन द यूनिवर्सिटी इन द एकेडमिक कैरियर। पहले क्या होता था कि अगर आप 5 ईयर पीजी एक्सपीरियंस आपके पास है, पोस्ट ग्रेजुएट पढ़ाने का एक्सपीरियंस है, आप पीएचडी हैं, तब नेट नहीं हुआ करता था, आप थ्रू आउट इंडिया पोस्ट निकलती थी, बहुत कम पोस्ट होती थी, और वो थ्रू आउट इंडिया निकलती थी। आप अप्लाई करिए, पूरे भारत में साउथ नॉर्थ ईस्ट वेस्ट आप कहीं भी अप्लाई कर सकते हो। अगर आपका सिलेक्शन होता है तो आप ज्वाइन कर लीजिए। जैसे मैं, अगर मेरी जर्नी की बात करें, मैं एक चांस है,
मेरी मेहनत है, मेरे पेरेंट्स का ब्लेसिंग्स है, मेरे गुरुदेव को उनकी आशीर्वाद है, ऊपर वाले कृपा थी। मैं 5 साल के बाद ही मुझे एसोसिएट प्रोफेसरशिप मिल गई बाय ओपन सिलेक्शन। पोस्ट निकली, यहाँ पर मेरा सिलेक्शन हो गया। अब ये अपॉर्च्युनिटी के लिए लोग वेट करते थे लॉन्ग, कि असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए तो इवन रिटायरमेंट तक लोग जो है असिस्टेंट प्रोफेसर ही रिटायर हो जाते थे, क्योंकि इस प्रकार के प्रमोशन नहीं थे। अब बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत सरकार ने की। अब प्रमोशन आपका आ गया 4 प्लस 5 प्लस 3। कहने का मतलब अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो 4 साल के बाद सेम यूनिवर्सिटी सेम डिपार्टमेंट में आपको सीनियर स्किल मिलेगा, जिसमें आपकी सैलरी बढ़ेगी। उसके फिर 5 साल के बाद आपको सीनियर स्केल सेकंड मिलेगा, फिर आपकी सैलरी बढ़ेगी। और फिर 3 साल के बाद, यानी असिस्टेंट प्रोफेसर के 12 साल के बाद, इज इरिस्पेक्टिव ऑफ द नंबर, कुछ भी नहीं है, चाहे डिपार्टमेंट में 10 लोग एलिजिबल हैं, वो 10 लोग जो हैं वो एसोसिएट प्रोफेसर के लिए एलिजिबल होंगे। तो कहने का मतलब आज अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन करते हैं तो आप निश्चित रूप से प्रोफेसर के रूप में रिटायर होंगे। पहले जो था वो असिस्टेंट प्रोफेसर हुआ तो असिस्टेंट प्रोफेसर ही रिटायर हो जाता था। कारण क्या था? बहुत कम पोस्ट आती थी और थ्रू आउट इंडिया कंपटीशन होता था। अब ये जो इंटरनल प्रमोशन की बात कर रहा हूं, इसमें कोई आउटसाइडर अप्लाई नहीं कर सकता। आपके डिपार्टमेंट में अगर 4 लोग एलिजिबल हो रहे हैं, 4 आर एलिजिबल, उन चारों का इंटरव्यू होगा और इंटरनल प्रमोशन है, आपको प्रमोशन मिलेगा। तो इसलिए अब इस कैरियर में, जैसे आप यूपीएससी की बात करते हो तो आप पहले भरते हो अंडर सेक्रेटरी, फिर सेक्रेटरी, फिर आप चीफ सेक्रेटरी। तो यहां भी टीचिंग जॉब में भी आपको उसके इक्विवेलेंट लाने के लिए ये प्रमोशन एवेन्यू दिए गए हैं। तो आज की तारीख में टीचिंग जॉब के लिए प्रमोशन एवेन्यूज बहुत अच्छे हैं विद ए वेरी वेरी हैंडसम सैलरी। और अगर मैं बता रहा हूं लेक्चरर पाता है 1 लाख के ऊपर, फिर आपको सारे बेनिफिट हैं, ग्रेचुटी है, लीव इन कैशमेंट है, 25 लाख ग्रेचुटी है। जब आज की तारीख में, जब ये बच्चे आज जो नेट कर रहे हैं होंगे तो पता नहीं 50 लाख या कितने पे हो जाएगी, प्लस पेंशन है। हमारे टाइम में क्या होता था मैडम, कि आपको 400 रुपए कंटीजेंसी मिलती थी और टीचिंग आपको करना पड़ता था। और मैं भी एज ए जेआरएफ टीचिंग किया, गर्ल्स कॉलेज में पढ़ाना जाया करता था और मैं बच्चों के साथ हंसी मजाक में शेयर करता हूं। उसका परिणाम क्या निकला? माई एज वॉज ओनली एट दैट टाइम 21-22। उसका इंपैक्ट क्या हुआ मैडम? मैंने अपनी लाइफ में कभी जीन्स नहीं पहना। आज का बच्चा, यंग जनरेशन जीन्स पहनता क्यों? 21 साल की एज में जेआरएफ मिला, मुझे कॉलेज पढ़ाने को मिल गया। अब एक टीचर जीन्स पहन के क्लास में जाए तो अच्छा नहीं लगता। फिर लेक्चरर बन गए, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए, तो फिर जीन्स कभी हम लोगों ने पहनी ही नहीं। और आज का बच्चा भी, अब आज का बच्चा क्लास में अच्छा नहीं लगता, बार आप पहनिए, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक आपने पूछा गेस्ट फैकल्टी। गेस्ट फैकल्टी और असिस्टेंट प्रोफेसर में फर्क क्या है? गेस्ट फैकल्टी, कुछ यूनिवर्सिटीज क्या होता है, कॉलेजेस क्या करते हैं कि जब तक आपकी परमानेंट पोस्ट भरी नहीं जाती, परमानेंट पोस्ट कब भरते हैं? जब गवर्नमेंट का अप्रूवल आता है, आपके पास आती है, वो सारी आ जाती है, क्योंकि ये स्टेट यूनिवर्सिटीज होती है, सारा फंडिंग सरकार से होता है, इसमें सैलरी का कोई इशू नहीं होता। अब मान लीजिए पोस्ट भरने में साल लग गया, 2 साल लग गया, प्रोसेस होगा, आप ऐड करेंगे, फिर आप इंटरव्यू करेंगे, फिर ये करेंगे। उस बीच में हम करते क्या है कि ऐड दे देते हैं और गेस्ट फैकल्टी को पर पीरियड पेमेंट फिक्स कर देते हैं। लेकिन उस गेस्ट फैकल्टी के लिए भी आपको नेट पीएचडी होना चाहिए पड़ेगा। उस गेस्ट फैकल्टी की मेरिट कैसे बनती है, ये हर यूनिवर्सिटी का अपना अपना है, मैं जनरल बात कर रहा हूं, कोई स्टैंडर्ड फिक्स नहीं है। आपका पोस्ट ग्रेजुएशन के नंबर, फिर आप बीए के आपके फर्स्ट डिवीजन इतने नंबर, पीएचडी है तो इतने मार्क्स, नेट है तो इतने मार्क्स, उस मेरिट के बेस पर आपको अपॉइंटमेंट मिलता है, दैट इज कॉल्ड गेस्ट फैकल्टी। वो गेस्ट फैकल्टी प्योरली टेम्परेरी होगी और उनको पर पीरियड, उसका फायदा क्या होगा? उसका फायदा ये होगा कि अगर आप किसी डिपार्टमेंट में साल भर गेस्ट फैकल्टी कर लिए, नेट क्वालिफाइड है तभी गेस्ट फैकल्टी बन रहे हैं, तो आप जब उस डिपार्टमेंट में असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट निकलेगी तो आपका क्लेम बनेगा, क्योंकि आपको टीचिंग एक्सपीरियंस हो गया, आपको पढ़ने का अनुभव हो गया, प्लस यूनिवर्सिटी भी सॉफ्ट होती है कि जो बच्चा हमारे विश्वविद्यालय में एज ए गेस्ट फैकल्टी सर्विसेज दिया है तो नेचुरली वेटेज भी उसको मिलता है। तो गेस्ट फैकल्टी टेम्परेरी, टाइमिंग, जिसमें पर पीरियड आपको पैसा मिलता है और वो आपको हेल्पफुल होता है आगे असिस्टेंट प्रोफेसर बनने के लिए, लेकिन उसमें भी हमें नेट देना होगा।
तो कुल मिला के स्टूडेंट्स आप लोगों को एक आइडिया तो लग गया है कि नेट जेआरएफ की क्या इंपॉर्टेंस है। अगर आप लोग अपना करियर जो है वो हायर एजुकेशन के रूप में बनाना चाहते हैं, हायर एजुकेशन की फील्ड में आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने आप को एक गेजेटेड ऑफिसर की पोस्ट में लाना चाहते हैं, क्योंकि सर जो प्रोफेसर्स होते हैं वो गेजेटेड ऑफिसर्स ही कहलाते हैं अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो मुझे लगता है कि ये बहुत ही बड़ी गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। और स्टूडेंट्स दिसंबर साइकिल जो है हमारे 2024 की वो ऑन दी वे है। सो इट्स द बेस्ट टाइम टू प्रिपेयर फॉर योर दिसंबर साइकिल। इसके अलावा सर काफ़ी सारी क्वेरीज लगातार हमारे स्टूडेंट्स हमको भेजते हैं। तो स्टूडेंट्स हम लोगों ने मैं मैम आपको इंटरवीन कर रहा हूँ। एक चीज़ मैं बच्चों से और कहना चाहूँगा कि आपको नेट की तैयारी का एक फ़ायदा और क्या होगा? जो नेट है, मैंने अभी बताया कि आप पीएचडी के लिए मस्ट हो गया अब तो, आप असिस्टेंट प्रोफ़ेसर के लिए मस्ट हो गया। नेट जो है एक प्रकार का आपके पास सर्टिफ़िकेट है, पूरे इंडिया में आप जहाँ भी पोस्ट निकले आप उसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन इसके अलावा एक स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट भी होता है, सेट। जो थोड़ा-सा नेट से ईज़ी भी होता है और वो स्टेट के लिए होता है। वो अगर आप क्वालीफाई करते हैं, तो आप अपनी स्टेट के लिए ही केवल एलिजिबल होते हैं। अब आप सोचिए, अगर आप नेट की तैयारी कर रहे हैं और सेट का पेपर जो कि नेट से थोड़ा-सा ईज़ी होगा, तो सेट तो आप नेट की तैयारी करते भी ईज़िली क्वालीफाई कर जाओगे। तो मेरा ये कहना ये है कि नेट जो है, आपको असिस्टेंट प्रोफेसर थ्रू आउट द इंडिया प्लस आपकी स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट प्लस जो आप यूपीएससी में आईएएस का एग्जाम देते हो और उसमें जो आप जाकर फाइनल पेपर लेते हो, एक सब्जेक्ट का पेपर लेना होगा, उस सब में बेनिफिट आपको मिलेगा। इसलिए मेरा विद्यार्थियों से कहना है कि आप थोड़ा-सा मेहनत करो। मैं कई बार कहता हूं ना, जब इरादा कर लिया ऊंची उड़ान का, फिर कद क्या देखना आसमान का। जब हमने इरादा कर ही लिया है कि हम एक प्रोफेसर बनना चाहते हैं, तो आज से जुड़ जाएं और नेट की तैयारी बच्चे शुरू करें, तो सेट अपने आप ही क्लियर हो जाएगा इनका और आईएएस में तो हेल्प मिलनी ही मिलनी है। जी। सो स्टूडेंट्स आप लोगों की जितनी भी क्वेरीज हैं उनके लिए भी उत्कर्ष क्लासेस अब बिल्कुल रेडी है। आप लोगों को केवल ये करना है कि अभी आप लोगों की स्क्रीन पे एक क्यूआर कोड विजिबल होगा। आप लोग उस क्यूआर कोड को स्कैन करके अपनी जो भी क्वेरीज हैं वो इनपुट में डाल सकते हैं। अगर क्यूआर कोड की स्कैनिंग में कोई भी परेशानी होती है तो स्टूडेंट्स हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लोगों ने आप लोगों के लिए एक लिंक लीव कर दी है। उस लिंक पे क्लिक करेंगे, आप लोगों के सामने गूगल फॉर्म ओपन होगा और आपकी जो भी क्वेरी है रिगार्डिंग यूजीसी नेट, सेट, ठीक है, पीएचडी, असिस्टेंट प्रोफेसर, गेस्ट फैकल्टी, हायर एजुकेशन से रिलेटेड आपकी जो भी क्वेरी है वो आप लोग उस गूगल फॉर्म में इनपुट कर सकते हैं और हम लोग हमारे नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों की उन क्वेरीज को सॉल्व कर रहे होंगे। सो आई होप स्टूडेंट्स आप लोगों को हमारा ये सेशन पसंद आया होगा। काफ़ी ज़्यादा इनिशिएटिव लिया गया है और इसी प्रकार से हम हमारे नेक्स्ट एपिसोड में किसी एक नए प्रोफेसर के साथ रूबरू हो रहे होंगे। सो जुड़े रहिए हमारे चैनल के साथ।